हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 23 में। ठीक है, अपने 30 डे की इंपॉर्टेंट नोट सीरीज में हम पॉइंट नंबर 567 पे हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला पॉइंट होगा जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट होती है वो कितने कितने परसेंट होती है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपीसी के लिए और रैपिड हार्डनिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि ओपीसी के लिए 10% होती है, रैपिड हार्डनिंग के लिए 5% होती है। कई बार लोग गलती कर जाते हैं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो फाइनेंस ज़्यादा होगी, तो इसलिए वहाँ पे 10% टिक लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइनेंस कितनी होती है, 5% होती है, और पीपीसी की भी कितनी होती है, 5% होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो सीडी वर्क्स होते हैं, मतलब जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जो लेवल क्रॉसिंग होती है ना, जहाँ पे कैनाल और जो ड्रेनेज एक लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सीडी वर्क्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें एक वियर होता है और 2 रेगुलेटर्स होते हैं। ये ध्यान रखें कि एक रेगुलेटर तो मेन कैनाल में, एक रेगुलेटर ड्रेनेज में, और एक वियर लगाते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो जो पहला वियर लगाएंगे वो इनकमिंग रिवर पे लगाएंगे, और जो रेगुलेटर लगाएंगे वो आउटगोइंग रिवर पे लगाएंगे। उसी तरीके से जो रेगुलेटर लगाएंगे वो आउटगोइंग कैनाल पे लगाएंगे। ठीक है, तो कैनाल इधर से आ रही है और रिवर इधर से आ रही है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला वियर इनकमिंग रिवर पे और रेगुलेटर आउटगोइंग रिवर पे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करें कि जो कैनाल में कुछ ड्रॉप, स्केप और रेगुलेटर इस टाइप के होते हैं, तो उसमें क्या कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है जिसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कैनाल में ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब क्या है, हम उसके बेड को ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बेड ग्रेड को हम कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। फिर अगर कैनाल स्केप कर रहा है, तो स्केप का मतलब क्या है कि वहाँ से एक्सेस पानी हमें निकालना है, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, फुल सप्लाई लेवल को हम कंट्रोल कर रहे हैं। फिर क्रॉस रेगुलेटर की बात करें तो क्रॉस रेगुलेटर क्या, मेन कैनाल पेरेंट मैन लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं फ्लो डेप्थ। अपस्ट्रीम में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं फ्लो डेप्थ को। ठीक है, ताकि उसको डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, फिर कैनाल आउटलेट क्या करेंगे, कैनाल आउटलेट क्या कर रहा है, कंट्रोल डिस्चार्ज। वहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर बात करें जो साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे कैसे हमें ध्यान में रखना है। देखिए, जो साउंडनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन में उस एग्रीगेट्स को डिप करते हैं। ठीक है, ओवन में रखते हैं, फिर क्या करते हैं 105 110 डिग्री पर उसको ओवन में रखने के बाद 5 बार यही प्रोसेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका लॉस इन वेट मेज़र करते हैं। तो अगर सोडियम सल्फेट है, अगर सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है तो 12% से ज़्यादा लॉस इन वेट नहीं होना चाहिए, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है तो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि लॉस इन वेट फॉर सोडियम सल्फेट 12% ज़्यादा नहीं, और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 18% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा पर्टिकुलरली कि किस सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, फिर बात करें कि एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, तो एंगुलरिटी नंबर 0 से 11 को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या चीज़ बताता है, तो जो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम, मतलब मटेरियल का जो वॉल्यूम, उसमें 67% ये अज्यूम करता है कि 67% मटेरियल और 33% एयर वॉइड्स हैं। तो ये एंगुलरिटी नंबर ये बताता है कि 33% से और कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट्स हैं उसी को क्या करता है, मेज़र करता है। मेज़र वाइट्स इन एक्सेस ऑफ 33%। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 67 माइनस 100 वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एग्रीगेट सी अपॉन उसी जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें अगर एग्रीगेट की जगह पूरा पानी भर देंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज में जो चीज़ वैल्यू होती है, और एंगुलरिटी नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें विस्कोसिटी टेस्ट, तो विस्कोसिटी टेस्ट 2 apparatus से करते हैं। एक तो फिरॉल विस्कोसिटी apparatus होता है, एक ओरिफिस विस्कोसिटी apparatus होता है। तो जो फिरॉल विस्कोसिटी apparatus होता है इसको यूज़ करते हैं हायर विस्कोसिटी के लिए। ठीक है, हायर विस्कोसिटी के लिए, और जो ओरिफिस विस्कोसिटी होता है इसको लो विस्कोसिटी के लिए, बिटुमन के लिए यूज़ करते हैं। लो विस्कोसिटी क्या, जैसे कटबैक बिटुमन है तो इसको लो विस्कोसिटी बिटुमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिरॉल विस्कोसिटी हाई विस्कस बिटुमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें कि जो इक्वेशन यूज्ड इन हाइड्रोलिक जंप है, तो हाइड्रोलिक जंप में कौन कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होती है, एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो ट्रूली क्वान्टिफाई हम नहीं कर पाते, हम उसको रिलेटिव एनर्जी लॉस निकाल पाते हैं। ठीक है, फिर बात करें जो वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो जैसे सेकुलर डिक्लिनेशन है तो वो क्या होता है, जो सेकुलर वेरिएशन होता है वो कितना होता है, वो ओवर द वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम होता है, लाइक 100 ईयर्स 150 ईयर्स, है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए जो वेरिएशन होता है उसको क्या वेरिएशन बोलते हैं, सेकुलर वेरिएशन बोलते हैं। एनुलर वेरिएशन आपको पता ही है ना, ईयरली हो जा रहा है, और क्या हो रहा है, ये जो सन के अबाउट जो अर्थ रोटेट कर रही है उसके कारण होता है। ठीक है, फिर डायर्नल की बात करें तो डायर्नल किसकी वजह से होता है, ये 24 आवर में हो जाता है, ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से होता है। फिर इर्रेगुलर जो वेरिएशन आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से
आते हैं, ठीक है। फिर बात करें जो अगला जो बिटमन के जो दो टेस्ट हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट और जो क्रैक टेस्ट होता है, स्पॉट टेस्ट जो होता है ना, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या फाइंड करता है कि इनसॉल्युबल रेसिड्यू कितना, और स्पॉट टेस्ट भी क्या फाइंड करता है कि बिटमन क्रैक है कि नहीं। लेकिन दोनों का जो मेजरिंग क्राइटेरिया है वो सेम ही है कि दोनों में क्या मेज़र करते हैं, इनसॉल्युबल रेसिड्यू मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं तो ट्राइक्लोरोइथाइलिन का यूज़ करते हैं, और जो स्पॉट टेस्ट यूज़ करते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट जब करते हैं तो 0.5 हमें होना चाहिए कि मतलब जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्पॉट टेस्ट में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रहे, ठीक है। देखिए सॉरी मैंने उल्टा बता दिया कि जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनसॉल्युबल मटेरियल स्पॉट टेस्ट में 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है कि ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो इनसॉल्युबल मटेरियल है उसमें 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनसॉल्युबल मटेरियल में जो स्पॉट टेस्ट करेंगे उसमें 0.5% नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए सॉइल स्ट्रक्चर जो होते हैं और उसमें कौन कौन से फोर्सेस प्रिवेल करते हैं, तो जो सिंगल ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रिवेल करते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ग्रेविटेशनल भी प्ले करती है, और इलेक्ट्रिकल कैसी होती है, म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है। फिर फ्लॉकुलेंट में कैसी फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, और कौन सी फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल, और डिस्पर्स में भी इलेक्ट्रिकल होती हैं लेकिन रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, ठीक है। फिर बात करें फ्लॉकुलेंट में कैसा कनेक्शन होता है, एज टू फेस होता है, डिस्पर्स में एज टू एज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर जो डार्सी लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, वो 1D के लिए वैलिड है, और अप टू 0.5 mm डाया पार्टिकल्स के लिए वो वैलिड है, ठीक है। फिर लाप्लेस इक्वेशन फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल क्या होती है, डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लाप्लेस इक्वेशन फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें फ्लाई लेबलिंग का यूज़ क्या है, तो देखिए जब हमें एरिया का रिकनाइसेंस करना होता है तो कौन सी लेबलिंग यूज़ करते हैं, फ्लाई लेबलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, अप्रॉक्स एलिवेशन बताता है, रैपिड होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, लेकिन हमें एक आइडिया लग जाता है कि उस एरिया का अप्रॉक्सीमेट लेवल कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको रिकनाइसेंस ऑफ एरिया में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है हमारा कि जो फेवरेबल फ्रॉस्ट कंडीशन हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो फ्रॉस्टिंग का मतलब है कि सब कुछ जम जाए, तो रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट के पोर्स क्या हो जाएंगे, फ्रॉस्ट से इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, यूज़ ऑफ डी फ्रॉस्टिंग मटेरियल्स बार बार हम यूज़ कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो इफेक्टेड होगा, है ना। और लो टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीप फ्रीजिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट एक्शन एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रहे। फिर बात करें कि IS 383 में, IS 383 क्या है, जो एग्रीगेट्स के रिगार्डिंग जो है, तो उसमें क्या है कि 4 ग्रेडेशन ऑफ सैंड है 6 माइक्रॉन सीव के बेसिस, 600 माइक्रॉन सीव के बेसिस पे, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो 1 है वो कोर्सेस्ट है, 4 जो है वो फाइनेस्ट है, ठीक है। फिर जो बात करें कि जो बैचिंग ऑफ कंक्रीट करता है तो 2 टाइप की बैचिंग करते हैं, एक वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, दूसरा वेट बैचिंग करते हैं। तो वॉल्यूम बैचिंग किसके लिए करते हैं, स्मॉलर जॉब के लिए, और वेट बैचिंग किसके लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में ये इंफीरियर वर्क्स और सुपीरियर वर्क भी लिख के आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही बातें एक हैं। वॉल्यूम बैचिंग इंफीरियर वर्क्स के लिए, वेट बैचिंग सुपीरियर वर्क्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के पॉइंट थे, अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।